हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पहिया 2500 यानी कि 2500 चक्कर 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये सवाल मैंने लिया है क्षेत्रफल के चैप्टर से और यहाँ हम बात कर रहे हैं पहिया यानी कि वृत्त की। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको उसका एक बेसिक बता देता हूं, जरूरी है दोस्तों। ये है वृत्त, बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी ये कहलाती है त्रिज्या यानी कि आर। और यदि हम इसे पूरा जोड़ दें तो इसे कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, आर का डबल, 2r। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल यदि आपको एग्जाम में दिखाई दे तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको पता पड़ जाएगा। देखिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला है चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि। यहां बात हो रही है दोस्तों वृत्त की। देखिए पहिया कैसा होगा? पहिया वृत्ताकार होगा ना, इसलिए देखिए चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि। तो दोस्तों रखते हैं हम। देखिए कितने चक्कर लगा रहा है ये पहिया 2500 चक्कर लगा रहा है। कितने? 2500 यानी कि 2500। और कितनी दूरी तय कर रहा है? 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो रख देते हैं हम 22 किलोमीटर। परिधि किसकी आएगी? वृत्त की। और आपको पता होना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2πr। ठीक है। देखिए आंसर आया आपका मीटर में। तो ये रहा आपका किलोमीटर में दूरी, इसको बदलेंगे मीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा कर देंगे। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। 22 × 1000, 2 ऐसे रखेंगे। पाई का मान है 22/7 और आर आपको दिया नहीं है तो आर आप ऐसे रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। जब हम 22/7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा गुणे में। देखिए इसको मैं यहाँ बगल में सॉल्व कर देता हूँ। इसको ऐसे इसको हम काट के चलते हैं जिससे कि सवाल और इजी हो जाए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो ये बचा आपका 25 बराबर 22 × 10। 2 को ऐसे रहने देंगे, इसको पलट देंगे दोस्तों हम। 22/7 को पलट देंगे, 22/7 को पलटेंगे तो 7 पहुंच जाएगा ऊपर। अब सॉल्व करते हैं। 22 से 22 कैंसिल, 2 के पारे से 10 कट जाएगा 5 बार। 5 के पारे से 25 कट सकता है, हाँ, 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आर का गुणा हो जाएगा 5 में, तो ये हो जाएगा 5r बराबर 7। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 5 एकम 5, पॉइंट लगाया 2 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास त्रिज्या निकल कर आ गई। इस पहिए की त्रिज्या आ गई, त्रिज्या आर। और आपसे पूछ रहा है पहिए का व्यास बताइए। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना यानी कि 2r। क्या होता है? 2r। तो आपको केवल यहाँ पर r की वैल्यू रखनी है, r 2r में। तो 14 दूनी 28 यानी कि 2.8 मीटर। तो इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। यदि किसी वृत्त की परिधि 30/π है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं दोबारा बताता हूं। ये रहा वृत्त और केंद्र से ये दूरी, टोटल दूरी क्या होती है? त्रिज्या आर, इसको त्रिज्या बोलते हैं। और यदि इसको दुगना कर दिया जाए यानी कि यहां तक बढ़ा दिया जाए तो ये टोटल होता है व्यास। यहां से यहां तक क्या होता है? व्यास। और ये कितना होता है? डबल इसका, आर का, 2r। यहां आपसे कह रखा है यदि किसी वृत्त की परिधि 30/π है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यदि हम इस सवाल में r निकाल लें तो उसको दुगना कर देंगे तो व्यास निकल कर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट 2r भी निकल सकता है। देखिए
वृत्त की परिधि क्या होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तो याद रखिएगा वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों। वृत्त की परिधि दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो वृत्त की परिधि आपको कितनी दे रखी है, 30/π, तो इसके बराबर हो जाएगी 2πr बराबर 30/π। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैं सॉल्व कर लिया इसे। अब देखिए, यदि हम इस पाई का गुणा नीचे कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है गुणा, तो ये बचा यहाँ रह जाएगा 2r बराबर 30/पाई का गुणा पाई में होगा तो पाई स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या था, इसका व्यास, और व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है 2r यानी कि त्रिज्या का दुगना। तो देखिए 2r निकल कर आ गया, कितना आया 30/πr, 30/पाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 14 मीटर के व्यास वाले वृत्त का परिमाप होता है, यानी कि आपको 14 मीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बताता हूं, ये रहा आपका वृत्त। ठीक है, ये आपकी बिंदु केंद्र बिंदु से लेके यहां तक की दूरी हो गई त्रिज्या यानी कि r, और पूरा यहां तक अगर लाइन खींच दूं मैं से तो ये क्या हो जाएगा व्यास 2r, कितना होता है 2r। और आपको सवाल में क्या दे रखा है, 14 मीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका व्यास कितना दे रखा है 14 मीटर, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप, वृत्त का व्यास दे रखा है आपको कितना 2r, वृत्त का व्यास होता है 2r और वो कितना दे रखा है 14 मीटर। ठीक है, यदि मैं 2 को इससे काट दूं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर। तो दोस्तों हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली, क्या हमने r की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू कितनी निकाल ली 7। अब आपसे कह रहा है वृत्त का परिमाप। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पेपर में वृत्त का परिमाप कहे या परिधि कहे वो बात एक ही है, तो हम निकालते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, 2 की जगह ऐसे लिख देंगे हम, पाई का मान रखेंगे 22/7 और r की वैल्यू कितनी निकाली आपने 7। और कैसे निकाली, क्योंकि व्यास आपको दे रखा था, व्यास होता है 2r और दे रखा था 14, 2 से काटा तो r की वैल्यू 7 आ गई, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, पाई की वैल्यू दी और r का मान था 7। इसको हम काट लेते हैं, 7 से 7 काट देंगे, 22 दूनी 44 मीटर, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि से लिया है सवाल मैंने। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 यानी कि 168 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों सवाल में सबसे पहले आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 144 पर बेचने पर, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ आपको, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 144 रुपए, और सुमन को 144 में बेचने पर 4% की हानि होती है। क्या होता है, हानि होती है कितनी 4% की इसको हानि होती है। आगे कह रहा है यदि इसे 168 में बेचा जाता तो लाभ कितना होता। दोस्तों याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। तो सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल के देखते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। मैं आपको जब भी लाभ हानि के सवाल करवाता हूं तो हमेशा एक फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों, उसे आप याद रखिएगा। पूरा लाभ हानि उस फॉर्मूले से सॉल्व होता है अधिकतर। देखिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का, ठीक है, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कह लीजिए या कॉस्ट प्राइस कह लीजिए का 100 प्लस माइनस % बराबर विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस, या फिर सेलिंग प्राइस कह लीजिए या विक्रय मूल्य कह लीजिए आप हिंदी में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखिए कितने की हानि हो रही है 4% की हानि है, तो 100 में से घटाएंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, यहाँ हानि हो रही है तो 100 में से घटा देंगे ऐसे, तो ये जाएगा 96%। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 144 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 144, परसेंट आएंगे नीचे आएगा 100। ठीक है दोस्तों, इसे काटते हैं हम 12 के पार्ट, इसे कट जाएगा ये 12 बार और ये कट जाएगा 12 × 8 = 96। ठीक है, 4 दूनी 8,
4 तिया 12, 2 के पाड़े से 100 कट जाएगा 50 बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया, 150 रुपये। कितना आ गया, 150 रुपये। अब आपसे कंडीशन दे रखी है, यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। मैं आप बगल में करता हूँ आगे सवाल को। कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है आपका कितना है, 150 रुपये। और अब कंडीशन है कि यदि इसे इतने में बेचा था, कितने, 168 में, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 168 रुपये। तो लाभ कितना होता है, देखिए दोस्तों, 150 रुपये की चीज को यदि हम 168 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 18 रुपये का लाभ हो रहा है इसे। कितना, 18 रुपये का लाभ। याद रखिएगा, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत, वह हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो लाभ हो रहा है हमें 18 का, और मैंने क्या कहा, क्रय मूल्य पर निकलता है यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो उसे हम नीचे रख देंगे इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 के पार से कट जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12। तो लाभ प्रतिशत कितने निकल कर आ गया, 12%, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है आयु से लिया है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को भर भर कर पूछा गया है, और हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाए तो इसी पैटर्न पे आपसे भी सवाल पूछ लिया जाए। कह रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का केवल 3 गुना रहेगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है आपके फादर और ये है सन। पिता की आयु पुत्र की आयु का 30 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 30 गुना है, तो इसको मान लिया मैं पुत्र को x, और पिता हो गए आपके 30x है। दोस्तों, मैं जब भी आयु के सवाल करता हूं तो मैं हमेशा याद रखता हूं और आपको बताता भी हूं ये क्या लिखा हुआ है यहाँ है। याद रखिएगा, कब की बात हो रही है, वर्तमान की, यानी कि प्रेजेंट टाइम की, और लिख के चलिएगा, एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे आप। आगे कह रहा है 18 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से अब क्या बात हो रही है, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का केवल 3 गुना रहेगी। ठीक है दोस्तों, कब, 18 वर्ष बाद, तो इसमें हम 18 वर्ष जोड़ देते हैं। ये कब की आयु हो गई, 18 वर्ष बाद की आयु है ये। ठीक है, 18 वर्ष बाद की आयु क्या होगा, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का केवल 3 गुना रह जाएगी। पिता की आयु, ये है पिता, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना रह जाएगी। तो ये तो 3 गुना रह जाएगी, लेकिन बराबर करने के लिए हमेशा अपोजिट वाले को गुना करते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, बराबर करेंगे और इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ये होगा 3 गुना। आगे सॉल्व करते हैं, 30x + 18 बराबर ही हो जाएगा आपका 3x, 18 तिया 54। ठीक है दोस्तों, x वाली वैल्यू हम एक तरफ ले लेते हैं, 3x को यहाँ ले आएंगे बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 27x आ जाएगा। 18 को यहाँ ले जाएंगे बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, 54 से घट जाएगा तो कितना आएगा, 36। और छोटा कर लेते हैं, 9 के पाड़े से 3 बार, 9 के पाड़े से 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 4/3। अब आपसे कह रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहाँ है पिता, ये रहे, और इनकी वर्तमान आयु कौन सी है, इनकी वर्तमान आयु ये रही, इसलिए मैंने लिख के रखा था 30x। तो आपको पिता की वर्तमान आयु है 30x, केवल x की वैल्यू यहाँ रखनी है, कितनी है, 4/3। 3 के पाड़े से काटेंगे 10 बार, गुणा कर देंगे तो उम्र आ जाएगी निकल कर 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से लिया है मैंने, और आपको मैं हर सेट पेपर में ये बात जरूर दोहराता हूं कि याद रखिएगा, ग्रुप डी रेलवे परीक्षा में आपके लिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड लिए है मैंने, आपको जहां जहां भी सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन जिस बुक में मिले आप उन्हें जरूर लगाइएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 12 × 12 + 12 भागे 0.04 ब्रैकेट भागे 4। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, बोर्ड मास को आप लेके चलिए हमेशा, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। हमेशा बताता हूं दोस्तों, फिर से बताता हूं, जो बच्चे नए हैं
बी से ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं, फिर देखते हैं ऑफ यानी कि का, फिर देखते हैं डिवाइड यानी कि भाग, फिर देखते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद देखते हैं ऐड यानी कि जोड़, फिर देखते हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट को। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, अंक लिखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर ऑफ यानी कि का तो कहीं है नहीं, डिवाइड, हाँ डिवाइड यानी कि भाग, भाग है, हाँ ये रहा, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। बाकी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या गुणा भी करके चल सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसका जब उसमें भाग देंगे तो नीचे चला जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, जैसे ही मैं दशमलव हटाता हूँ ऊपर 2 जीरो लग जाएंगी यानी कि 100 से गुणा हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये हो गया 12 गुणे 12 प्लस 300 भागे 4। अब दोस्तों भाग के बाद आता है गुणा। यहाँ है गुणा, हाँ ये रहा, गुणा करते हैं 144 हो जाएगा ये प्लस 300। ब्रैकेट को अब हम हटाएंगे और इसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा ये 444। केवल आपको अब इसका भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा इससे, 4 कम 4, 4 कम 4, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन से मैंने क्वेश्चन को लिया है, सॉल्व करते हैं इसे। मैंने अभी आपको बताया था बॉडमास का नियम, उसे फिर से हम लागू करते हैं। देखिए ब्रैकेट यहाँ कहीं है नहीं दोस्तों। अब आती है बात का, ऑफ, ऑफ यानी का, तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट को। तो इसको सॉल्व करते चलते हैं दोस्तों। बराबर के 2 पार्ट में है, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, साथ में इसको लेके चलते हैं। हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन मार्क की, यहाँ यानी कि यहाँ क्या आएगा, तो हमें एक्स मान सकते हैं। सॉल्व करते हैं। 6 तिया 18 और 2 20, 20/3। का की जगह आप क्या लिख सकते हैं, गुणा। 33% बराबर 220। का की जगह लिख सकते हैं गुणा, इसको आप x मान लीजिए बटे 2। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100, ये लिखा है 33 लिखा है। सॉल्व करते हैं। 3 के पाड़े से 11 बार, 20 से कट जाएगा 5 बार। इसे और काट सकते हैं, बराबर में यहाँ भी काट सकते हैं, 110 बार। कितना आएगा लिख लें हम साफ जरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11 के पार से कट सकता है 10 बार। ठीक है, इसका गुणा, क्रॉस गुणा यहाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है जी, आ जाएगा 1/50 बराबर x। अब आपको केवल 50 का भाग 1 में देना है, तो हम दे लेते हैं 50 का भाग 1 में। कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, देखिए दोस्तों पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा है, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, चला जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि ये कैंसिल होकर आएगा आपका 0.02। x की वैल्यू कितनी आई 0.02, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.02 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में छोटा सवाल जरूर है, लेकिन बच्चे कई बार यहाँ गलती कर जाते हैं। वो कहाँ गलती करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। देखिए सवाल है अनुपात समानुपात से दे रखा है 1/4 अनुपात 1/3 का स्क्वायर समानुपात 1/6 का स्क्वायर अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप इस समानुपात का ये चिन्ह है, आप इसकी जगह बराबर भी लिख सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं। 1/4 सॉल्व करते हैं। ये है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 6 का स्क्वायर लिखा है यानी कि 36। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में जल्दबाजी में बच्चे यहाँ 1/x लिख लेते हैं और वहाँ गलती कर जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ 1/x नहीं आएगा, यहाँ पर केवल x का मान आएगा। क्या, यहाँ पे केवल x लिखा जाएगा। बच्चे जल्दबाजी में यहाँ 1/1 लिखा हुआ है, 1/9, 1/4, 1/36, तो बच्चे जल्दी में यहाँ 1/x कर देते हैं, वहाँ वो सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर केवल x लिखिए। ठीक है, यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता
एक बटे के नीचे क्वेश्चन मार्क होता, एक बटे के नीचे क्वेश्चन मार्क होता तो हम लिखते एक बटे एक्स। यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लिख लेंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है, जब भी दो अनुपात बराबर में दिए हों, दो अनुपात बराबर में दिए हों, तो हम एक छोटा सा मेथड लगाएंगे, दूर का गुणा दूर में कर देंगे और पास का गुणा पास में कर देंगे। दूर का गुणा दूर में, पास का गुणा पास में। तो दूर का गुणा दूर में कीजिए 1/4 गुणे एक्स, और पास का गुणा पास में कर दीजिए। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं हम, हाँ 4 नाम 36, ये आ गया आपका एक्स गुणा हो जाएगा, एक्स बराबर जी गुणा हो जाएगा 1 9 नाम 81। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए सही। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर 1/x लिख देते तो कंडीशन कैसी बन जाती है, इस तरह बनती। यदि आप गलती से यहाँ 1/x लिख देते तो यह बन जाती कंडीशन, और गुणे में x का मान 81 निकल कर आता है, जो कि गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब तक आपको ऐसा लिख के ना दे तब तक आप 1/x नहीं रखेंगे। 1 क्वेश्चन मार्क जब तक लिख के ना दे तब तक आप यहाँ 1/x नाम मत लिखना। केवल क्वेश्चन मार्क है तो केवल x लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा x का मान 1/81, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।